Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting history class 10th chapter 3 making of the global world। और इसका लास्ट पार्ट तक पहुंच चुके हैं हम। दिस इज पार्ट 8। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां से आपको सारे पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, या फिर ऊपर यहाँ पे आई बटन में आप चले जाओ, वहां पे आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इससे। लास्ट टॉपिक है हमारा, हम बात कर रहे हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस की। तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस आए हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक आया है। और इसी दौर में एक और चीज चल रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, डीकॉलोनाइजेशन हुआ था और इंडिपेंडेंस मिली थी बहुत सारी कंट्रीज को। डीकॉलोनाइजेशन मतलब पहले हम बात कर चुके हैं कि पहले क्या होता था, अमेरिका है ना, उसके अलावा फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ये कुछ कंट्रीज होती थी। ये कुछ कंट्रीज थी जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी, और बाकी जितनी भी दुनिया की कंट्रीज हैं वो क्या होती थी, वो गुलाम कंट्रीज होती थी। ये राज करते थे और हम लोग सब लोग गुलाम होते थे। तो क्या होता था, ये जो गुलाम कंट्रीज होती थी इनको बोलते थे हम कॉलोनीज। जैसे ब्रिटेन है तो इंडिया क्या था, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। अब ये कॉलोनी वो नहीं होती जहां पे हम रूल रहते हैं, है ना, मोहल्ले को कॉलोनी नहीं बोलते, ये कॉलोनी अलग होती है भाई। ठीक है, तो ये कॉलोनी होती थी। तो कॉलोनी को डिलीट करना है तुमने, डीकॉलोनाइजेशन मतलब क्या है, अब तुम कॉलोनी नहीं रहे ब्रिटेन की। हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी ना, याद है 1947 में। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उससे ब्रिटेन का बहुत नुकसान हुआ, उससे ब्रिटेन वीक हो गई और तब जाके हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली। हमें सिर्फ अकेले को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, बहुत सारी और भी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इसको समझना, ठीक है, इसी की हम बात कर रहे हैं आगे। When the Second World War ended, large parts of world were still under European colonial rule। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तब भी मोस्टली जो वर्ल्ड था वो यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर था। यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज हुआ करती थी ओवर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स। लेकिन आने वाले 20 साल में क्या होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट 2 डेकेड्स में हम देखते हैं क्या होगा। कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका इमर्ज्ड एज फ्री इंडिपेंडेंट नेशंस। तो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, हम सब लोग इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए, आजाद कंट्रियां बन गए, है ना जी। दे वर हाउएवर ओवरबर्डन बाय पॉवर्टी। लेकिन क्या था, हम आजाद तो हो गए लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे, गरीबी बहुत थी भाई, है ना, पॉवर्टी बहुत थी। एंड अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बहुत कम थे हमारे पास, है ना जी, क्योंकि हमारे सारे रिसोर्सेज तो लूट लूट के ब्रिटेन जैसी कंट्री ले गए थे। एंड देयर इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वर हैंडीकैप्ड बाय लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कॉलोनियल रूल। और हमारी जो इकोनॉमीज है, हमारे जो मार्केट सिस्टम्स है ना, मॉनेटरी सिस्टम्स है, उसके अलावा हमारी जो सोसाइटी है, हमारे समाज जो है, इनको हैंडीकैप्ड कर दिया था लॉन्ग कॉलोनियल रूल ने। इतने सालों तक, हजारों सालों तक हम गुलामों की जिंदगी जिए कि अब हमें गुलामी की आदत हो गई। अभी भी आज तक भी हम देखो ना, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने कल्चर को सोचते हैं ये हमारा कल्चर तो कुछ नहीं है यार, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। असली पढ़े लिखे तो होते हैं ये ब्रिटेन गोरे चिट्टे लोग, है ना, इंग्लिश बोलने वाले लोग। तो हम लोगों का क्या, हमारी साइकोलॉजी ही हैंडीकैप्ट हो गई, हम लोग अपने आप को वीक समझने लग गए, कमजोर समझने लग गए, है ना। तो ये सब चीजें हुई हमारे साथ। The IMF and World Bank were designed to meet the financial needs of the industrial countries। ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक की हमने अभी ऊपर तक तारीफें सुनी थी ना कि इससे अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई, भाई इतनी ग्रोथ हुई, इतना ट्रेड बढ़ गया कि तुम्हारी कंट्रीज बहुत रिच हो गई। लेकिन ये जो सिस्टम्स है ना, ये बनाए किसने, याद करो ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन जीता था, यूरोपियन कंट्रीज जीती थी, अमेरिका जीता था। तो इन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए जिनसे इनकी कंट्रीज डेवलप्ड हो, ठीक है ना। अपनी कंट्रीज को डेवलप करने के लिए इन्होंने सिस्टम बनाए। दे वर नॉट इक्विप्ड टू कोप विद द चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉर्मल कॉलोनीज। अब ये जो नई नई गरीब कंट्रीज पैदा हुई है ना, नई नई आजाद हुई है कंट्रीज, इंडिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, भाई इनकी मदद करने के लिए ये सिस्टम नहीं डिजाइन किए गए थे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। इस चीज को समझना आप याद ध्यान से। तो ये जो सिस्टम्स हैं ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज को डेवलप करने के लिए बनाए थे, हमारी जैसी कंट्रीज को, हमारी जैसी कंट्रीज की गरीबी दूर करने के लिए, हमारी डेवलपमेंट करने के लिए नहीं बने थे सिस्टम। ये चीज आपको एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। But as Europe and Japan rapidly rebuilt their economies, they grew less dependent on IMF and World Bank। लेकिन क्या हुआ, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज अच्छे से डेवलप हो चुकी थी, बहुत फास्ट डेवलप हुई। जापान बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका था, अमीर हो गई अब ये कंट्रीज। अब जब ये कंट्रीज अमीर हो गई हैं, अब क्या इन्हें आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की जरूरत है, सोच के देखो, नहीं जरूरत है ना। तो टाइम के साथ क्या हुआ, ये कंट्रीज डेवलप हो गई और अब इनको इन इंस्टीट्यूशंस की ज्यादा जरूरत नहीं बची है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की ज्यादा जरूरत नहीं है इनको। अब जब इनकी जरूरत नहीं है तो वही कोई बैंक होता है, उससे कोई बड़ी पार्टी, कोई अमीर बंदा लोन लेना बंद कर दे, तो वो क्या करती है, वो बोलती है यार दूसरों को भी लोन दे भाई, है ना, लोन देंगे हम तो उनसे भाई, हाँ आपको इंटरेस्ट आएगा, आपका फायदा होगा। देयरफॉर दस फ्रॉम द लेट 1950s के बाद क्या हुआ, द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बिगैन टू शिफ्ट देयर अटेंशन मोर टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। अब जब ये डेवलपिंग कंट्रीज है ना, अब इनकी तरफ ध्यान गया ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है ना। 1950s के बाद इनका ध्यान गया कि चलो यार अब इनकी भी मदद करते हैं, है ना,
बहुत पैसे कमा लिए हमने, जापान यूरोप तो हमने रिच करवा दिए, चलो अब इनसे भी थोड़ी सी इनको रिच करवाने की कोशिश करते हैं, इनको रिच करवाएंगे हम लोग तो उससे हमें बेनिफिट होगा, है ना। As colonies, many of the less developed regions of the world had been part of Western empires. पहली बात कर चुका हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज इनके बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे, ब्रिटेन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, जर्मन एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, इसके हम कॉलोनीज होते थे. Now, ironically, as newly independent countries facing urgent pressures to lift their populations out of poverty, they came under the guidance of international agencies dominated by the former colonial powers. अब भाई तुम ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यूरोप की कंट्रीज होती थी, तो मैं यहाँ पे यूरोप लिख दूं या फिर लिख दूं यूरोपियन एम्पायर, है ना, यूरोपियन एम्पायर्स लिख दूं मैं, तो ये यूरोपियन एम्पायर्स में कौन कौन सी कंट्रीज होती थी भाई, यहाँ पे होते थे ब्रिटेन, है ना जी, हाँ यहाँ पे फ्रांस होता था, यहाँ पे होती थी जर्मनी, और यहाँ पे होता था यूएसए, ये सब कंट्रीज थी, और ये सब कंट्रीज दूसरी कंट्रीज पे करती थी राज. अब जो डेवलपिंग कंट्रीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, डेवलपिंग मतलब अभी डेवलप हो रही है, हुई नहीं है ना जी, तो डेवलपिंग ये जो कंट्रीज है ना, तो यहाँ पे कौन कौन है, इंडिया है, इंडिया कहें, इससे अच्छा हम कहें एशिया एंड अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज हैं यहाँ पे भाई. एशियन कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को डेवलप होना, पहले क्या करती थी, ये कंट्रीज होती थी गुलाम कंट्रीज, ये होती थी कॉलोनीज. अब मास्टर कौन होते थे, मास्टर होती थी ये कंट्रीज. अब सोच के देखो, हैरानी की बात है कि जो लोग पहले हमारे ऊपर राज करते थे, मतलब अपनी पॉलिसीज हमारे ऊपर चलाते थे, हमें लूटते थे, अब बाद में क्या हुआ, हमारी कंट्रीज आजाद हो गई हैं, लेकिन हम लोग गाइडेंस के लिए किसके पास जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के पास, आईएमएफ के पास हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के पास. अब याद करो ना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये किसने बनाए हैं, ये उन्हीं कंट्रीज ने बनाई हैं जो पहले हमारी मास्टर कंट्रीज होती थी भाई, हमारे ऊपर राज करने वाले लोग, यही यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स होती थी. इन ये अपनी पॉलिसीज पहले हमारे ऊपर, हमें कॉलोनी बना के चलाते थे, अब ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू अपनी पॉलिसीज हमारे ऊपर चलाएंगे कि भाई आप अपनी कंट्री में ये चेंज करो, ऐसी पॉलिसी ले आओ, तब हम आपको लोन देंगे. अब दोबारा से क्या है कि हम आजाद होने के बाद भी इन्हीं की पॉलिसीज फॉलो कर रही हैं, तो सोच के देखो, हम जो कंट्रीज हैं दोबारा से जब इन्हीं की पॉलिसीज फॉलो कर रही हैं, जो ये बोल रही हैं उनके हिसाब से चल रहे हैं, तो बताओ क्या हम आज भी आजाद हुए हैं, या हम आज भी गुलामी है इनके, जो ये बोल रहे हैं वही हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, ठीक है ना. इवन आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन, भाई डीकोलोनाइजेशन की भी कई सालों के बाद, द फॉरेन कॉलोनियल पावर्स स्टिल कंट्रोल्ड वाइटल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स एंड लैंड इन मेनी ऑफ देयर फॉर्मर कॉलोनीज. अब भाई आजादी के बाद भी ये जो कंट्रीज थी, मास्टर कंट्रीज, आज भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं भाई, मिनरल्स को कंट्रोल करते हैं, बड़ी बड़ी माइंस खरीद ली इन लोगों ने, बड़े बड़े लैंड के पीसेस खरीद लिए, है ना. तो ये सब चीजें तो आज भी चल रही हैं. अगर आप सोचो कि ये चीजें आज नहीं चल रही हैं, तो भाई पढ़ाई करो, आप लोग कुछ नहीं पता अभी तक. Large corporations of other powerful countries, for example the US, also managed to secure rights to exploit developing countries natural resources very cheaply. Very very important. ये टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब आप इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ोगे, ग्लोबलाइजेशन, तब आपको समझ में आएगा कि जो काम पहले ये जो ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह जैसी कंट्रीज हमारी कंट्रीज को लूट रही थी, है ना, अब वो काम एमएनसीज कर रही हैं, एमएनसीज के थ्रू वो हमारी कंट्रीज को दोबारा से कंट्रोल कर रही हैं, लूट रही हैं, दोबारा से कॉलोनाइजेशन चल रही है. At the same time, most developing countries did not benefit from the fast growth. भाई सारी कंट्रीज की डेवलपमेंट थोड़ी हुई, है ना. ये जो सिस्टम्स है इन्होंने किसके लिए बनाए थे, अपने लिए बनाए थे इन लोगों ने भाई. आईएमएफ बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, ये तुमने डिजाइन ही पॉलिसीज इस तरह से की है कि तुम्हारी कंट्रीज के बेनिफिट हो, हमारी जैसी कंट्रीज के कोई बेनिफिट ना हो, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज के कोई बेनिफिट ना हो, ठीक है ना. Therefore they organize themselves. कौन सी कंट्रीज, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना भाई, जो डेवलप हो रही हैं बेचारी, अभी मतलब हुई नहीं है अच्छे से अभी भी डेवलप. डेवलपिंग कंट्रीज, जब भी मैं डेवलपिंग कंट्रीज की बात करूंगा तो तुम्हारी एक ही तरफ ध्यान जाना चाहिए, एशिया की तरफ जाना चाहिए, अफ्रीका की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना. वैसे तो एक और रीजन है लैटिन अमेरिका रीजन, तो यहाँ पे भी आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकते हो, ठीक है ना जी. तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं. तो पुअर कंट्रीज क्या करेंगी, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज अ ग्रुप. अब इन्होंने क्या किया भाई, हमारी कोई नहीं सुन रहा, हम छोटी छोटी कंट्रीज हैं, हम वीक कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज हैं, हमारी कोई नहीं सुनने वाला, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को एक ग्रुप में फॉर्म कर लिया, बड़ा सा अपना एक ग्रुप बना लिया. इस ग्रुप को बोलते हैं G77. भाई जी मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ 77 मतलब 77 कंट्रीज हैं जिनका ये ग्रुप है, ठीक है ना. ग्रुप ऑफ 77 टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. भाई ये ऑर्डर कौन सा चल रहा था, इकोनॉमिक ऑर्डर चल रहा था ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस.
तो पूरी दुनिया में वही इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही हैं जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। आईएमएफ जो बोलता है वही चलता है, वर्ल्ड बैंक जो बोलता है वही चलता है। तो ये जो कंट्रीज है ना, जो कंट्रीज हैं ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमें नहीं ये सब चाहिए, हमें पसंद नहीं है, हमें चाहिए एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको इन्होंने बोला नियो, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। 1 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। नियो को कौन सपोर्ट करता है? G77 ग्रुप, ठीक है जी। By the NIEO, they meant a system that would give them real control over their natural resources, more development assistance, fairer prices of raw materials, and better access for their manufactured goods in developed countries markets. Very very important, एक एक करके सारी चीजें देखते हैं, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझाऊंगा। देखो अब ये नया सिस्टम लेके आना चाहते हैं, नियो, ठीक है ना। नियो का मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं कि तुम दोबारा से हमारी कंट्रीज को लूटना तुमने स्टार्ट कर दिया, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको तुम सस्ते में लूटते हो। तो भाई हमें चाहिए रियल कंट्रोल अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे, हम चाहते हैं कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंट्रोल करें अपने हिसाब से। मोर डेवलपमेंट असिस्टेंट, हमें सच में डेवलप करवाओ। तुमने ये जो IMF वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपना फायदा करने के लिए बना रखी हैं, उन पॉलिसीज को थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ी सी ईजी पॉलिसीज लेके आओ, जिससे हमारी भी हेल्प हो, हमें भी असिस्टेंस मिले। फेयर प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल, हमारी कंट्री से तुम रॉ मटेरियल लेके जाते हो, अपनी कंट्री में प्रोडक्ट बनाते हो, अपनी कंट्री को डेवलप करते हो, तो भाई कम से कम अच्छे पैसे दिया करो हमें रॉ मटेरियल के, है ना। हमसे बहुत सस्ता मत खरीदो, अच्छे पैसे दो हमें भी, है ना। तो ये इस तरह से रॉ मटेरियल के भी अच्छे पैसे मानते हैं। बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इनटू डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलप्ड कंट्रीज, अब देखो क्या है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मान लो एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका, इसकी छोटी छोटी कंट्रीज है। एशिया में इंडिया मान लो, अब इंडिया बेचारे ने क्या किया, इंडिया ने आयरन एंड स्टील बनाना स्टार्ट कर दिया, या इंडिया ने क्लोथ बनाने दोबारा से स्टार्ट कर दिए, कॉटन क्लोथ वगैरह, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाने स्टार्ट किए। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे सामान को, जो हम जो सामान बना रहे हैं ना, इसको अपने मार्केट में बिकने दो, ज्यादा टैरिफ मत लगाओ, है ना। इसको अपने मार्केट में भी एक्सेस दो, बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज मार्केट। ऐसे मत बोलो कि ब्रिटेन, हम तो इंडिया का सामान नहीं खरीदेंगे भाई, हम तो टैक्स लगा देंगे, ऐसे मत करो। हम जो सामान बना रहे हैं, हमारा सामान भी खरीदो। ऐसे मत बोलो कि हमसे तुम रॉ मटेरियल लोगे और तुम्हारा सामान हम खरीदेंगे, हमारा भी सामान तुम खरीदो, है ना। तो ऐसे होना चाहिए कि एक दूसरे की डेवलपमेंट हो जाए, एक दूसरे की मदद होना चाहिए। तो बिल्कुल जायज डिमांड्स हैं। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ G77 ग्रुप अंडर NIEO, ठीक है जी। तो ये है वो आपकी डिमांड्स, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अभी मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एक हिंट देना चाहता हूँ, इसको सर्च कर लेना कभी गूगल पे, ब्रिक्स, ठीक है ना जी। ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है ना, जिसको हम बोलते हैं IMF और IBRD, है ना, यानी कि वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं इसको, WB। IMF और वर्ल्ड बैंक ने ना दुखी कर रखा था भाई। इसमें सारी मोस्टली वोटिंग पावर्स किसके पास हैं? यूरोपियन कंट्रीज के पास है, अमेरिका के पास है। तो ये क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक से हर किसी को लोन लेने के लिए अलाउ नहीं करते। ये बोलते हैं पहले तुम्हें हमारी हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे यूएस है, तो यूएस की वोट की बहुत जरूरत है। अगर आपको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, तो उससे पहले आपको IMF का मेंबर बनना पड़ता है। और अगर आपको IMF का मेंबर बनना है, तो उसमें मेंबर कंट्री आपको एंट्री दिलवाने के लिए यूएस की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। यूएस की वोटिंग शेयर सबसे बड़ा है, यूएस अगर वोट ना करे तो आप एंटर नहीं कर सकते इस सिस्टम में। तो ये बोल रहे हैं कि आप कुछ भी करो, आपको यूएस की बात माननी पड़ेगी, यूएस को दोस्त बनाना पड़ेगा। तो भाई हम यूएस से बात करें तो यूएस बोलेगा नहीं नहीं, हमें अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री को लूटने दो, अपनी कंट्री से सस्ती लेबर ही उठाने दो, अपने रॉ मटेरियल सस्ते में दो हमें। इस तरह की पॉलिसीज लेके आएगा यूएस। तो क्या होगा, हमें चुपचाप उनकी बात माननी पड़ेगी। तो इस तरह से एक्सप्लॉइट भी करते थे ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंडर। बाद में आ जाएगा ब्रिक्स सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना है ना, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा, करंट अफेयर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा करो। इस सिस्टम से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि इस सिस्टम ने फिर क्या किया, इस ब्रेटन वुड को भी कमजोर कर दिया। वैसे ये ब्रेटन वुड अपने आप भी कमजोर हो गया था। अपने आप कैसे कमजोर हुआ था, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो ऑलरेडी हमने देखा कि पहले तो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इसने प्रोवाइड करनी सिस्टम ने शुरू की, लेकिन बाद में क्या हुआ, फ्रॉम द 1960s द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकन द यूएस फाइनेंशियल एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। याद करो ना, राइजिंग कॉस्ट ऑफ ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट, ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट मतलब दूसरी कंट्रीज में इन्वॉल्वमेंट। तो यूएस अब क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक इकोनॉमिक पावर बन गया है, मिलिट्री पावर बन गया है यूएस, तो दूसरी कंट्रीज में ना ये इन्वॉल्वमेंट करता रहता है अपनी, है ना, फालतू की टांगे अड़ाता रहता है। मतलब जैसे दूसरी कंट्रीज को लोन दे देगा या दूसरी कंट्रीज को टेक्नोलॉजी दे देगा, तो इस सब चीजों में दूसरी कंट्रीज में ये इन्वॉल्व होता है। तो इससे क्या हुआ, यूएस अब वीक होना स्टार्ट हो गया। तो यूएस के फाइनेंशियल एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो गई है, यूएस अब दोबारा से गरीब होना स्टार्ट हो गया था।
द यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी। भाई ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन जब आएगा तो पूरी दुनिया की करेंसी कौन सी मानी गई? यूएस का डॉलर माना गया, क्योंकि यूएस ही सबसे अमीर कंट्री थी उस टाइम पे, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, तो इसकी करेंसी को पूरी दुनिया की करेंसी माना गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? यूएस डॉलर ही वीक होना स्टार्ट हो गया। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड। गोल्ड में इसकी वैल्यू डिसाइड हुई थी ना, याद है? $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। तो ये भी अब वैल्यू फ्लक्चुएट करने लग गई, अब ये सपोर्ट नहीं कर रही थी वैल्यू। दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। अब ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट हमने पहले डिसाइड किया था ना, ये फेल हो गया एक्चुअली, ठीक है ना। जैसे तुमने डिसाइड कर लिया था कि डॉलर $35 वन आउंस ऑफ गोल्ड, है ना। तो ये जो सिस्टम था ना, ये अब फेल हो गया। इसके बाद क्या होगा? फिर इन्होंने क्या बोला? इंट्रोड्यूस किया इन्होंने सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। भाई अब ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आएंगे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? भाई अब मार्केट डिसाइड करेगा कि आपके डॉलर की वैल्यू कितनी है। अब आप डॉलर की वैल्यू गोल्ड में डिसाइड नहीं करोगे, आप फिक्स नहीं करोगे कि $35 का 1 आउंस गोल्ड आएगा, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। ये अपने आप मार्केट डिसाइड करेगा। अगर तुम्हारी करेंसी की लोगों को नीड होगी तो तुम्हारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर तुम्हारी करेंसी की लोगों को जरूरत नहीं है तो तुम्हारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरह से चलता है सिस्टम, है ना। तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ जाएगा। In the mid 1970s, the international financial system also changed in important ways. Earlier क्या होता था? पहले होता था developing countries could turn to international institutions for loans and development assistance. पहले क्या होता था? 1970s के आसपास क्या होता था? ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को भी इन्होंने लोन देने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये लोन ले लेते थे और सस्ते में लोन मिलते थे इन लोगों को, डेवलपमेंट असिस्टेंस मिल जाती थी, गाइडेंस भी मिलती थी कैसे अपनी कंट्रीज को डेवलप करना है। बट नाउ दे वर फोर्स टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब क्या है? ये आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वाले भी हर किसी को अपने आईएमएफ वाले सिस्टम में एंटर नहीं करने देते, ब्लॉक कर देता है यूएस स्पेशली, ठीक है ना। अब इनको फोर्स किया जा रहा है कि भाई तुम्हें लोन लेने हैं, लोन चाहिए ना, ठीक है, तो दूसरी हमारी जो कंट्रीज है ना, हमारी कंट्री के जो बैंक्स हैं उनसे लोन लो। अब ये क्या बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से लोन लो तुम लोग, और प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लो। अब तुम्हें सस्ते लोन नहीं मिलेंगे जो तुम्हें वर्ल्ड बैंक से मिलते थे। कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप सर्च करना कि हिमाचल में एक प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको लोन कहाँ से मिला है? उसको लोन मिला है JIAC से। यह जापान का एक इंस्टीट्यूशन है जो लोन देता है, तो प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जो लोन देता है, तो इससे हमने लोन लिया हुआ है। और भी जैसे हमारी गवर्नमेंट आजकल लोन लेती है तो वो कहाँ से लेती है? एक बैंक है आपका KfW बैंक, जर्मनी का बैंक है, तो यहाँ से लोन लेते हैं। तो अभी इन्होंने नए सिस्टम निकाल दिए हैं। ये बोल रहे हैं कि अब तुम्हें वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिला करेंगे सस्ते लोन, अब तुम्हें लोन लेने हैं तो तुम भाई प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से लोन लो, ठीक है ना, या फिर हमारी जो कंट्रीज है उनके नेशनल बैंक से लोन लो। तो ये लोन अब महंगे पड़ते हैं हम लोगों को, पहले सस्ते पड़ते थे, है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि इस तरह के नए नए सिस्टम्स आ गए हैं। इससे क्या होगा? अब ये देखा जाए तो ये जो सिस्टम था आपका ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है, अब ये फेल होना स्टार्ट हो गए हैं। दिस लेड टू पीरियोडिक डेट क्राइसिस इन द डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है अब वो दोबारा से उनके ऊपर डेप्ट चढ़ने लग गया है, बोझ चढ़ने लग गया है, कर्ज बढ़ने लग गया उनका। एंड लोअर इनकम्स एंड इंक्रीज पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। और दोबारा से भाई गरीबी छाने लग गई है, इनकम्स कम हो गई हैं लैटिन अमेरिका वगैरह में। तो ये सब चीजें हो गई हैं दोबारा से। द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट। तो भाई इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में भी अनएम्प्लॉयमेंट आनी शुरू हो गई है। ये जो यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट आनी दोबारा से शुरू हो गई है ना। From the late 1970s, MNCs also began to shift production operations to low-wage Asian countries. अब देखो MNCs है, MNCs हमने बात की थी कि MNCs है, तो MNCs अगर अपनी कंट्री में काम करेंगे ना, तो अपनी कंट्री में मान लो अमेरिका में है कोई MNC का फैक्ट्री, वहां पे जॉब करती है ना। अब MNC का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे MNC मान लो कि यूएस की MNC है ना, यूएस की कंपनी है एक, तो वो फैक्ट्री उनकी कहाँ पे है? अमेरिका में। और अमेरिका में क्या है? अमेरिकन जो है वो रोज के कितने कमाते हैं? मान लो वो $100 रोज के कमाते हैं, $100 वहां पे कमाते हैं। और $100 इंडिया में कितना होता है? $1 होता है 75 रुपीज। तो अगर $100 वहां पे रोज के कमा रहे हैं तो इंडिया की करेंसी के हिसाब से वो कितना कमा रहे हैं रोज का? वो 7500 रुपए रोज के कमा रहे हैं, ठीक है ना जी। अगर यूएस में आप क्या कहते हैं, अगर यूएस में ये जो फैक्ट्री है अगर वो यूएस के लोगों को काम पे रखती है तो उनको रोज के $100 देने पड़ेंगे। इससे क्या होगा? वो जो भी चीज बना रही है वो महंगी बन जाएगी। अगर वो अपनी फैक्ट्री इंडिया में शिफ्ट कर दें तो वहां पे वो रोज की 7500 रुपए ना दें, यहाँ पे तो वो 150 रुपए भी दे दें, तब भी लोग काम कर लेंगे खुश होके, है ना। या फिर वो 150 क्यों, वो 300 रुपए भी लोगों को दे देंगे तो लोग खुश होके काम कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि देखो ना, वहां पे उनको $100 पे करने पड़ते थे, यानी कि रोज के 7500 रुपए पे करने पड़ते थे। इंडिया में लोग 300 रुपए में भी काम कर लेंगे, है ना। इससे क्या होगा? इंडिया में अगर ये कंपनीज अपना सामान बनाती हैं तो उनको सस्ता पड़ेगा। अब इस तरह जब एमएनसी को समझ आ गया कि यहाँ पे जो एशियन कंट्रीज है यहाँ पे चले जाओ, अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे चले जाओ, वहां पे सस्ते में सामान हम बना सकते हैं,
तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा, जो यूएस में जो लोग हैं काम करने वाले, अब उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये सब सिस्टम शुरू हो गया है, आज की डेट में चल रहा है ऐसा, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे भी ये जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं अब दोबारा से इनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रेवोल्यूशन इन 1949। तो चाइना जो है वो 1949 से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके उसके बाद से इसने दूसरी कंट्रीज के साथ ज्यादा ट्रेड वगैरह बिजनेस वगैरह नहीं किया था। लेकिन फिर चाइना भी अपनी पॉलिसीज को चेंज करेगा, चाइना बोलेगा चलो चलो ठीक है अब हम चेंज कर लेते हैं। New economic policies in China and the collapse of Soviet Union and Soviet-style communism in Eastern Europe brought many countries back into the fold of world economy। पहले क्या होता था, पहले कुछ लोग अमेरिका की साइड लेते थे, कुछ लोग रशिया की साइड लेते थे, सोवियत यूनियन की। तो सोवियत यूनियन अब कोलैप्स कर जाएगा 1991 में, और चाइना वगैरह है, चाइना भी अपनी पॉलिसीज रिलैक्स कर देगा। तो अब ये सारी कंट्रीज क्या करेंगी, पहले ये अमेरिका से ट्रेड वगैरह ज्यादा नहीं करती थी, अब ये अमेरिका वाला सिस्टम ही एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब कौन सा सिस्टम है वो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वाला जो सिस्टम है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ये लोग, उसके हिसाब से चलने लग जाएंगे। वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज लाइक चाइना। अब हम एमएनसीज की बात कर रहे थे ना कि वेजेस जो होती हैं, जो दिहाड़ी होती है, जिसको दिहाड़ी बोलते हैं हम लोग, मतलब रोज के जो पैसे मिलते हैं आपको, वेजेस, है ना। आप काम करते हो कहीं पे, आपको उसके बदले में सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं। तो ये जो सैलरीज हैं, ये वेजेस हैं जो, ये सस्ती है कहाँ पे, जैसे चाइना कंट्री है, इंडिया है, इन कंट्रीज में सस्ती है बहुत वेजेस, है ना। हमने देखा ना अमेरिका में अगर एक पर्सन जॉब करता तो वो रोज के $100 कमा रहा है मान लेते हैं, और इंडिया जो है, क्या इंडिया में हम उनके बराबर कमा रहे हैं? $100 को इंडियन रुपीज में अगर हम एक्सचेंज करें तो 7500 रुपए बन जाते हैं। क्या रोज के 7,500 रुपए इंडियंस कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे ना। कोई 100 रुपए कमा रहा है, कोई 150, कोई 300 रुपए, कोई 400 रुपए कमा रहा है, कोई 500 रुपए कमा रहा है ना। इतने रुपए हम कमा रहे हैं इंडिया में। तो इंडिया में तुम कम पैसे में भी काम करवा सकते हो, है ना। लो वेजेस जो है वो यहाँ पे लो है। Thus they became attractive destinations for investment by foreign MNCs। और क्योंकि यहाँ पे सस्ती लेबर है तो फिर MNC जो है वो हमारे जैसी कंट्रीज में, इंडिया चाइना में, यहाँ पे डेवलप करती हैं, ठीक है ना। जैसे अब हम देखते हैं, जैसे आप टीवी देख लो, कोई मोबाइल फोन देख लो, कोई खिलौने भी देख लो, टॉयज वगैरह, मोस्टली चीजें आपको चाइनीज मेड नजर आएंगी। ज्यादा से ज्यादा चीजें चाइनीज मेड, मेड इन चाइना, मेड इन पीआरसी होती है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है जो प्रॉपर नेम है इनकी कंट्रीज का। तो ये यहाँ पे बनती है ज्यादातर चीजें, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। भाई चाइना में सामान सस्ता पड़ता है बनाना, वहां पे सैलरीज कम है लोगों की, ठीक है ना। द relocation ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। और इससे क्या हुआ, ये देखो ना, पहले ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये गरीब होना शुरू हो गई थी दोबारा से, मतलब, है ना। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट चलो इनकी कंट्री में आ रहा है, लेकिन अमीर अभी भी ये कंट्रीज हो रही है। जैसे अपनी कंट्री में फैक्ट्री खोल के इन लोगों को ज्यादा पैसे पे करने पड़ते थे लेबर को, और हमारी जैसी कंट्रीज में आके जब ये लोग अपना फैक्ट्री खोलती हैं तो इनको प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। तो इससे भी अभी भी दोबारा से वो कॉलोनाइजेशन वाला सिस्टम चल रहा है। हमारी कंट्रीज में सामान बनाते हैं सस्ते में, अपनी कंट्री में प्रॉफिट ले जाते हैं, बहुत ज्यादा महंगा बेचते हैं, है ना। तो इस सब चीजों से क्या हो रहा है, ये कंट्रीज दोबारा से अमीर हो रही है कहीं ना कहीं। In the last 2 decades, पिछले 20 साल में, the world's economic geography has been transformed as the countries like India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation। अब क्या हुआ है बता रहा हूं ना मैं आपको कि एक नया सिस्टम चल रहा है, BRICS, ब्रिक्स चल रही है अब भाई। क्यों? पहले कंट्रीज कौन सी होती, ताकतवर अमेरिका होती थी, क्या बोलते हैं आपकी यूके होती थी, फ्रांस होती थी, जर्मनी होती थी। अब उल्टा चलने लग गया है। ज्यादातर ये कंट्रीज कहाँ पे बिजनेस करने आती हैं, एमएनसीज वगैरह, इंडिया में, चाइना में, ब्राजील में। अब ये कंट्रीज डेवलप होने लग गई हैं और ये कंट्रीज अब ज्यादा स्ट्रांग होने लग गई हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना ही ग्रुप बना लिया है। जैसे बी से है ब्राजील, आर से है रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, है ना। तो ये आप सिस्टम इसके बारे में सर्च करना तो आपको पता चलेगा इस टॉपिक के बारे में ज्यादा। इस टॉपिक में फिर इतना ही है और हमारा चैप्टर होता है यहीं पे फिनिश। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये चैप्टर, और अगर आप चाहते हो कि किसी और चैप्टर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।